हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 2, जिसके पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ मेजरमेंट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर मानी जाती है। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिमांड एनालाइज एग्जैक्टली क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, इन सभी जो एंगल्स है डिमांड को लेके इसे हमने कवर किए। फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से मेथड को यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसकी हम सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली होती क्या है। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कवर हमने किए। मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, उसके अंदर हमने जो मेथड्स है इंपॉर्टेंट, जो फर्स्टली टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या जिसे टोटल आउटले मेथड कहा जाता है, और जो सेकंड मेथड है उसे परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड यहाँ पे माना जाता है। इन दोनों जो मेथड है इसे हमने कंप्लीट किए थे पार्ट 1 के अंदर। आज के इस पार्ट 2 के अंदर हम कंप्लीट करेंगे पॉइंट मेथड, जिसे जियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है, फोर्थ आर्क मेथड और फिफ्थ रेवेन्यू मेथड। इन तीन मेथड को आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कंप्लीट होगा हमारा मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने की कोशिश की। बट इन दोनों मेथड के अलावा डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने और एक मेथड को यहाँ पे डेवलप किया, और उन्होंने कहा कि जब डिमांड के अंदर होने वाले जो एक्यूरेट जो सिचुएशन होती है, इसे यहाँ पे काउंट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो मेथड उन्होंने डेवलप किया, उसी को ही यहाँ पे पॉइंट मेथड कहा जाएगा या जियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। तो ये प्रॉपरली मेजर करने के लिए ही यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश की, जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्राइस और डिमांड के जो चेंजेस होते हैं, इसके जो नंबर्स है एक्यूरेट नंबर यहाँ पे मिलने के लिए ही यहाँ पे डिमांड कर्व किस तरह से चेंजेस होता है, इसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए ही ये मेथड यहाँ पे डेवलप की गई थी। तो इस तरह से इस मेथड के साथ हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो मेथड को उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। अगर लीनियर डिमांड कर्व अगर मिलता है तो इसे किस तरह से एक्यूरेट किया जाए, या नॉन लीनियर डिमांड कर्व होगा तो किस तरह से यहाँ पे इसको मेजर करने की यहाँ पे जो डिफरेंस दो मेथड के साथ उन्होंने देने की कोशिश की। जहाँ पे नॉन लीनियर मेथड में यहाँ पे हमें डिमांड कर्व तो मिलता है, बट हमें जो लीनियर कर्व नहीं होने की वजह से ये किस तरह से हम मेजर करें, इसी को ही उन्होंने प्राइस में जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से डिमांड में जो चेंजेस होगा, इनमें किस तरह से एक्यूरेट यहाँ पे नंबर मिले, इसी को ही उन्होंने डिमांड के वजह से हम डिमांड कर्व मिलने के साथ साथ उसकी एक्यूरेट नंबर को पहचान सकते हैं, और इसी की वजह से ही इसे जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। इस डायग्राम के साथ हमें पॉइंट मेथड यहाँ पे एक्यूरेट करने के लिए एक सिंपल सा उन्होंने जो इक्वेशन दिया, या हम कहें उनका जो फॉर्मूला रहा है, उन्होंने कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला है डिमांड कर्व के अंदर, जो पॉइंट जिसे हमें उसके ऊपर वाला जो सेगमेंट क्या है, नीचे वाला सेगमेंट क्या है, इस पे ही डिपेंड करेगी उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करती है, कि वो किस तरह से यूनिटरी है, रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, इन्फिनाइट है, या ज़ीरो या परफेक्ट इन इलास्टिक मेथड। ये कौन से मेथड पे यहाँ पे जो सिचुएशन है प्राइस और डिमांड को लेके क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस कमोडिटी को लेके इसी को ही फोकस करने के लिए वो पॉइंट मेथड ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट वहाँ पे जो लोअर सेगमेंट क्या कहता है, उसका अपर सेगमेंट क्या कहता है, इसी ही यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश लीनियर डिमांड कर्व के अंदर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने देने की कोशिश की है। इस तरह से इस डायग्राम के साथ हम देखें तो अपर और लोअर सेगमेंट एग्जैक्टली क्या है, तो ये पोर्शन हमें कहता है कि किस तरह से उसका पोर्शन को ही यहाँ पे फोकस करते हुए उसकी मेजरमेंट निकालने के साथ साथ ये पॉइंट मेथड हमें लीनियर मेथड
जो डिमांड कर्व को हेल्प करता हुआ और इजीली यहाँ पे मिलता हुआ पॉइंट हमें पता चलता है। तो डायग्राम के अंदर ही देखें तो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दी गई है और वाई एक्सेस पे प्राइस दी गई है। यहाँ पे डिमांड जो कर्व है, जो एम एन यहाँ पे डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व पे एक पी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और ये पी पॉइंट से ही हमें एक्यूरेट नंबर को मेजर करना है कि किस तरह से प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आया है इसे किस तरह से यहाँ पे काउंट करें। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट दिया है ये सेंटर में दिया गया है और इसका जो अभी हमें जो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना है तो हमें पी पॉइंट के नीचे वाला जो पोर्शन है लोअर सेगमेंट उसको काउंट करना है जो पी एन को मेजर करेगा और जो अपर सेगमेंट है जो पी एम है इसे हम अपर सेगमेंट को यहाँ पे जो पोर्शन है ये पोर्शन हम काउंट करेंगे। तो लोअर सेगमेंट में हमें मिलता है पी एन और अपर सेगमेंट में मिलता है हमें पी एम। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मिलती है। जो लीनियर डिमांड कर्व पे ये पॉइंट दिया जाता है और उस पे ही हमें इसकी इलास्टिसिटी जो डिमांड को लेके क्या है ये हमें पता चलता है। इस तरह से हम देखें जो बिफोर जो यहाँ पे प्राइस थी उसकी डिमांड क्या थी और उसके बाद अगर प्राइस में चेंज होते हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पे डिमांड में क्या चेंजेस होते हैं, इसको एक्यूरेट यहाँ पे मेजर करने के लिए इस डायग्राम को हम हेल्प कर पाएंगे कि ये लीनियर डिमांड कर्व यहाँ पे जो आर एस यहाँ पे डिमांड कर्व दिया गया है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे प्राइस दिया गया है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो ईडी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कहता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे इसी सिचुएशन को हम फोकस करेंगे कि हमारा जो बिफोर यहाँ पे जो प्राइस थी वो थी ओ पी और उसका जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी थी ओ क्यू इतनी। अब यहाँ पे प्राइस चेंज होती है, प्राइस चेंज होती है यहाँ पे पी डैश, तो यहाँ पे अब प्राइस ओ पी इतनी होती है और हमारी जो क्वांटिटी है अब यहाँ पे ओ क्यू डैश इतनी होती है। तो अब यहाँ पे क्यू डैश इतनी हमारी क्वांटिटी प्राइस कम होने की वजह से चेंज हुई। तो हमारा जो डिमांड कर्व है ये डिमांड कर्व ए से बी पॉइंट तक आता हुआ दिखाई देता है। अगर अब हमें इस कंडीशन के अंदर जब यहाँ पे बी पॉइंट डिमांड कर्व पे हमें पोर्शन यहाँ पे मिलता है जो बी यहाँ पे पॉइंट को एक्सप्रेस करता है कि अब यहाँ पे बी पॉइंट पे हमें उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर निकालना है तो उसकी डिमांड कर्व पे जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट से लोअर सेगमेंट क्या कहता है और अपर सेगमेंट क्या करता है इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट मेथड यहाँ पे इजीली पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या कहता है, जो प्राइस क्या चेंजेस होने की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आए हैं, ये इलास्टिसिटी कौन सी है, ये यूनिटरी है, रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है या इन्फिनिट है या ज़ीरो है। इन सिचुएशन को हेल्प करती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे बी पॉइंट को हम मेजर करेंगे तो हमें यहाँ पे डिमांड कर्व से पता चलता है कि उसका लोअर सेगमेंट यहाँ पे बी एस है और अपर का सेगमेंट यहाँ पे बी आर ये कहेगा और इसका जो रेशो है ये कितनी परसेंटेज पे यहाँ पे एक्यूरेट की गई है उसके नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पॉइंट मेथड जिसे ज्योमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। इस डायग्राम को और भी डिटेल में अगर हम जाए तो हमें पता चलता है कि इसकी क्या एक्यूरेटी जो एक्यूरेसी है ये क्या एग्जैक्टली कहती है और किस तरह से जो ट्रायंगल्स है ये ट्रायंगल को भी यहाँ पे मेजर किया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे जो प्राइस जो चेंज हुए हैं प्राइस के वजह से डिमांड में चेंज हुआ और इसकी वजह से जो डिमांड कर्व पे जो पॉइंट दिया गया है इसकी क्या एक्यूरेसी रही है और क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है। तो पॉइंट जो मेथड है इसको हम और भी डिटेल में इस डायग्राम के साथ हेल्प करेंगे कि किस तरह से इसकी एक्यूरेसी नंबर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके क्या एग्जैक्टली कहती है। तो जिस तरह से फॉर्मूला यही कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रखें तो हमें पता चलता है कि चेंज इन डिमांड में क्यू डैश इतनी चेंजेस डिमांड के अंदर हुई, ओरिजिनल उसकी डिमांड क्या थी तो ओ क्यू इतनी उसकी डिमांड थी। तो ये डिवाइड करेंगे जो चेंज इन प्राइस जो है प्राइस में क्या चेंज हुआ पी डैश और ओरिजिनल उसकी प्राइस क्या थी ओ पी इतनी थी। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इसके ऑपोजिट अब यहाँ पे
फॉर्मूला के साथ साथ अब डायग्राम में जो नंबर नेम जो दिए गए हैं, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलता है कि इसकी जो चेंज इन डिमांड यहाँ पे डायग्राम के साथ CB इतनी थी ओरिजिनल उसकी डिमांड, OQ इतनी थी, डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस CA ओरिजिनल प्राइस अपॉन AQ इतनी रहेगी। तो यहाँ पे जब डिवाइड हमें यहाँ करना है तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस नीचे आएंगे, ओरिजिनल प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे CB अपॉन OQ मल्टीप्लाई AQ अपॉन CA इस तरह से हो जाएगा। और इसको अब यहाँ पे हमें जो आंसर निकालना है तो ये हमें कन्वर्ट किया जाएगा CB अपॉन CA मल्टीप्लाई AQ अपॉन OQ, जो इक्वेशन हमें फर्स्ट मिलता है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता चलता है कि जो ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल AQS, ये दोनों भी ट्रायंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो इक्वली ट्रीट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हमें पता चले तो इस दोनों भी ट्रायंगल से हमें उसकी जो क्वांटिटी और उसकी प्राइस को क्या यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं ये पता चलता है। तो इस तरह से ट्रायंगल दोनों का भी अगर हम क्वांटिटी और प्राइस को अगर नज़र देखें तो हमें पता चलता है कि जो ट्रायंगल ACB है इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पे CB थी और उसकी जो प्राइस है वो CA यहाँ पे है। तो ट्रायंगल AQS इसकी जो क्वांटिटी है वो है QS और उसकी जो प्राइस है वो है AQ। तो इस तरह से पता चलता है कि दोनों जो ट्रायंगल है उसकी जो क्वांटिटी और प्राइस, इसकी जो दोनों भी जो ट्रायंगल्स है ये इक्वल यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह से जो इक्वेशन 1 है ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ पे QS अपॉन AQ मल्टीप्लाई AQ अपॉन OQ। तो इस तरह से यहाँ पे जो QS अपॉन AQ मल्टीप्लाई AQ अपॉन OQ, इनमें से जो AQ है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे वो है QS OQ। इस तरह से हमने जब ये Q यहाँ पे डिलीट करने के साथ साथ जो बोथ जो साइड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इक्वल करती है QS OQ अपॉन OQ। तो इस तरह से हम देखें जब यहाँ पे और हमें दो यहाँ पे जो ट्रायंगल मिलते हैं AQS और ट्रायंगल RPA, दोनों भी सिमिलर है और दोनों का जो रेशो है ये दोनों साइड को यहाँ पे इक्वली ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ से हम देखें तो ट्रायंगल AQS और ट्रायंगल RPA दोनों का यहाँ पे जो मेजर करेंगे क्वांटिटी और लोअर सेगमेंट, और जो AQS का जो क्वांटिटी है वो आता है QS जो क्वांटिटी अपॉन AS जो उसका ट्रायंगल AQS का लोअर सेगमेंट माना जाएगा। तो ट्रायंगल RPA का जहाँ पे क्वांटिटी PA दिए जाएगी अपॉन AR जो यहाँ पे ट्रायंगल RPA का अपर सेगमेंट यहाँ पे दिया जाए, या हम उसे इस तरह से भी कह सकते हैं QS अपॉन PA इज इक्वल AS अपॉन AR। तो इस तरह से दोनों भी ट्रायंगल से हमें यह पता चलता है कि QS अपॉन OQ इज इक्वल AS AR। यहाँ पे दोनों का जहाँ पे जो OQ और AP ये दोनों भी इक्वली यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो AS है अपॉन AR है, इसका मीनिंग है ये होता है कि जो डिमांड कर्व दिया गया है उसका जो लोअर सेगमेंट AS आता है और जो डिमांड कर्व का जो अपर सेगमेंट है AR आता है। तो यहाँ से हमें काउंट पता चलेगा कि जिस तरह से जो लोअर सेगमेंट क्या कहता है और अपर सेगमेंट यहाँ पे क्या कहता है। तो इस तरह से जो डिमांड जो कर्व है जो लीनियर यहाँ पे डिमांड कर्व को प्रेजेंट करता हुआ RS, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है इस पे जो A पॉइंट है, A पॉइंट का जो सेगमेंट क्या कहता है लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी एक्यूरेसी नंबर पता चलती है कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड के अंदर किस तरह से यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, जो उसका जो रिस्पॉन्स है ये किस तरह से है, जो यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन्फिनाइट या परफेक्ट इन इलास्टिक, इस सिचुएशन के कौन से यहाँ पे मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ ये पॉइंट मेथड यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से इस डायग्राम में हम एक्यूरेसी निकाल पाएंगे कि किस तरह से जो पॉइंट मेथड है ये 5 टाइप को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेथड यहाँ पे 5 टाइप्स में यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे
डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है और जो वाई एक्सिस पे प्राइस दी गई है। तो यहाँ पे जो ईडी है ये डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व के अंदर ई ए बी सी डी यहाँ पे जो उसके जो पॉइंट दिए गए, ये ही पॉइंट यहाँ पे हमें उसकी जियोमेट्रिक मेथड पॉइंट को लेके उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है प्राइस की, ये हमें दिखाई देती है कि किस तरह से उसकी मेजरमेंट यहाँ पे दिखाई देती है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जो पॉइंट बी है उसकी जो इलास्टिसिटी है ये 1 है, जो प्रेजेंट करता है यूनिटरी को मेथड को, क्योंकि जितनी प्राइस में चेंजेस हुआ उसके साथ साथ उतना ही डिमांड में चेंज होने की वजह से यहाँ पे इक्वली ट्रीट होता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी यहाँ पे 1 होती है। पॉइंट ए के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे प्राइस के चेंज होने के साथ साथ डिमांड के अंदर होने वाला जो चेंजेस है ये बिगर दैन होता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 1 दिखाई देती है, जहाँ पे उसे हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जहाँ पॉइंट सी है, ये सी पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है रिलेटिवली इन इलास्टिक मेथड को, जहाँ पे प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके कहीं कम यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड के साथ मिलता है, जहाँ पे उसे हम कहेंगे रिलेटिवली यहाँ पे लेस यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो पॉइंट ई है, ये ई पॉइंट हमें इन्फिनाइट मेथड को प्रेजेंट करता है, जहाँ पे प्राइस का चेंज होने के साथ साथ हमें डिमांड में होने वाला जो चेंज है ये हम काउंट नहीं कर पाएंगे या मेजर नहीं कर पाएंगे कि उसकी चेंजेस क्या क्या तक होगी। और जो पॉइंट डी है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता है 0, जहाँ पे प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो फिर भी यहाँ पे डिमांड में जो चेंजेस नहीं होते हैं इसे परफेक्टली इन इलास्टिक या 0 कंडीशन यहाँ पे कहा जाएगा। इस तरह से इन सभी डायग्राम के साथ हमने एक देखा कि यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता है, बट अगर हमें नॉन लीनियर डिमांड कर्व अगर मिलता है, सिर्फ हमें प्राइस और डिमांड इनका कुछ भी यहाँ पे जो नंबर्स नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड कर्व यहाँ पे हमें मिलता है, तो इस डिमांड कर्व पे एक पॉइंट दिया जाएगा और उससे ही हमें निकालना है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें इसका भी एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि अगर डिमांड कर्व दिया गया है और सेगमेंट नहीं दिया है तो उसे स्ट्रेट लाइन खींचे और जो ट्रायंगल क्रिएट होगा तो यहाँ पे डिमांड कर्व हमें मिल पाएगा। और डिमांड कर्व पे हमें जो सेगमेंट है ये सेगमेंट एक जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा उसको हम काउंट करेंगे, उसका अपर सेगमेंट क्या है और लोअर सेगमेंट क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व मिलेगा तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हम यही सिचुएशन को फॉर्मूले के अंदर उसके नंबर्स डालेंगे और हमें उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ये मिल पाएगी। तो डायग्राम के अंदर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस दी गई है और जो डी वन जो हमें कर्व है डिमांड कर्व दिया गया है और उस पर एक पॉइंट दिया गया जिसे जियोमेट्रिक मेथड से हमें काउंट करना है कि उसकी लोअर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट क्या है। तो हमें आर एस ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है और ये ए पॉइंट को मेजर करती हुई उससे ए पॉइंट हमें अब लेना है और उसका जो लोअर सेगमेंट है ए कहता है ए एस और अपॉन करेंगे, डिवाइड करेंगे अपर सेगमेंट, जो अपर सेगमेंट हमें ए आर दिया जाता है और इसमें जो काउंट आएगा नंबर, ये नंबर हम दोनों को डिवाइड करेंगे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो हमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व के साथ प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब यहाँ पे नॉन लीनियर सिस्टम यहाँ पे डिमांड कर्व दिया जाएगा तो इसका मेथड हमें किस तरह से निकालना है यही प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने देने की कोशिश यहाँ पे पॉइंट मेथड या हम कहें जियोमेट्रिक मेथड के साथ दी जाती हुई दिखाई देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात हम करें तो यहाँ पे जो लीनियर डिमांड कर्व यहाँ पे 5 मेथड के साथ मेजर कर पाएंगे। यहाँ पे यूनिटरी, इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन्फिनाइट या 0, इन 5 मेथड के साथ यहाँ पे काउंट किया जाता है। बट हम देखें जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व है ये सिर्फ 3 टाइप के साथ हमें मेजर कर पाएंगे, जहाँ पे फर्स्टली है यूनिटरी, सेकेंड रिलेटिवली इलास्टिक और थर्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक। इन 3 मेथड के साथ यहाँ पे नॉन लीनियर डिमांड कर्व प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है और उसकी एक्यूरेसी क्या है ये भी पता चल सकता है इन 3 मेथड के साथ। इस तरह से हमारा जो मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड नेक्स्ट आता है वो आता है आर्क मेथड। आर्क मेथड इस सिस्टम को हम देखें जहाँ पे
फर्स्टली जो 3 मेथड थे यहाँ पे, जो फर्स्टली टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमने डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, परसेंटेज मेथड हमें इकोनॉमिक्स फ्लैक्स ने दिया था, पॉइंट मेथड यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिए। बट यहाँ पे तीनों भी मेथड जब हमें एक्यूरेसी देने में फेल होती है तब यहाँ पे आता है आर्क मेथड, जिसे डेवलप किया गया था WJ बाउमेल इस इकोनॉमिक्स ने। तो देखें तो हम बिफोर जो सिचुएशन थी प्राइस और क्वांटिटी को लेके, और आफ्टर जो प्राइस और क्वांटिटी को लेके जो सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे इस टेबल के साथ दिखाई देगा। जो टेबल 1 जो कहता है कि प्राइस जब 1 थी तब प्राइस 10 थी और क्वांटिटी 2 थी, और प्राइस जब कम होती है प्राइस 8 होती है और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे 4 होती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 हो जाती है, तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे रिस्पॉन्स दे देता है क्वांटिटी बढ़ने को। प्राइस कम होती है, क्वांटिटी बढ़ती है। उसके अपोजिट हम देखें, जब हमारी सिचुएशन प्राइस कम होती है, टेबल सेकेंड हमें यही कहता है कि जब प्राइस P1 8 प्राइस थी तब हमारी क्वांटिटी 4 थी, जो Q1 प्रेजेंट करता है। बट जिस तरह से हमारी प्राइस बढ़ती है, प्राइस हमारी P2 हो जाती है। जब प्राइस 8 से 10 हो जाती है, हमारी क्वांटिटी 4 से 2 कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस, इनमें जो इन्वर्स रिलेशनशिप हमें पता चलता है। बट हमें ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन के अंदर जब यहाँ पे सेम टाइम हम मेजर करेंगे तो हमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी ये भी चेंज होती है। इसे एक्यूरेट हम यहाँ पे काउंट नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे टोटल इलास्टिसिटी उसकी जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम नहीं निकाल पाते हैं। अगर हम प्राइस और क्वांटिटी इनमें चेंज होते हुए अगर हम दोनों टेबल के साथ देखें तो हमें उसकी टोटल मिल पाती है, जहाँ पे हमें उसकी टोटल जो काउंट है ये उसका रेशो हमें मिल पाता है। बट हमें उसका टोटल इलास्टिसिटी वैल्यू हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी इन दोनों में जब चेंज होता है तो टोटल इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज होती है। और इसी को यहाँ पे काउंट करने के लिए जो बिफोर और आफ्टर इन सिचुएशन को यहाँ पे काउंट किया जाता है डिमांड कर्व में, क्या इस सिचुएशन के अंदर होता है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर किया जाता है, जो बिफोर प्राइस होती है और आफ्टर प्राइस, और उसके साथ साथ जो बिफोर क्वांटिटी और आफ्टर क्वांटिटी इनके बीच में जो एवरेज प्राइस होता है और एवरेज क्वांटिटी होता है, इसी को ही फोकस आर्क मेथड के अंदर की जाती है। तो इस तरह से प्रोफेसर बाउमेल हमें कहते हैं कि आर्क मेथड एग्जैक्टली क्या है। आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू द प्राइस चेंज exhibited by the demand curve over some finite stretch of the curve। तो इस तरह से हम पता चलता है कि किस तरह से प्राइस में जब चेंज होगा तो उसके साथ साथ क्वांटिटी में भी चेंज होगा, जिससे बिफोर प्राइस बिफोर क्वांटिटी, आफ्टर प्राइस आफ्टर क्वांटिटी, इनके जो बीच का जो एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी को फोकस किया जाता है आर्क मेथड के अंदर। आर्क मेथड का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला प्रोफेसर बाउमेल देते हैं कि यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो EA इलास्टिसिटी ऑफ आर्क मेथड को प्रेजेंट करेगा इज इक्वल चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड डिवाइडेड चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। इस तरह से उसकी वैल्यू अगर हम रखें तो हमें पता चलता है कि आर्क मेथड का किस तरह से उसकी वैल्यू को पुट करने के साथ हमें उसकी रिजल्ट मिलता है, जो एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी हमें मिल पाती है। तो इस तरह से डायग्राम के साथ हम देखें तो डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, और डी ये जो कर्व है ये डिमांड कर्व है, और प्राइस जो बिफोर जो प्राइस थी वो थी P1 और उसकी क्वांटिटी Q1 इतनी थी। बट प्राइस अगर चेंज होती है, प्राइस P1 से P2 तक जाती है, तब हमारी क्वांटिटी Q1 से Q2 तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। और हमारा जो डिमांड कर्व है ये A पॉइंट से B पॉइंट को शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे A और B को हमें फोकस करना है उसकी एवरेज पॉइंट को, ना कि हम यहाँ पे मेजर करेंगे उसकी A प्राइस और उसकी A पॉइंट को क्या उसकी क्वांटिटी थी, ना ही B पॉइंट को मेजर करेंगे, ना ही उसकी B पॉइंट पे उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी हम इंडिकेट करेंगे। तो हम A B के बीच में जो एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी क्या है इसकी वैल्यू निकालने के साथ हमें हमारा
जो आर्क मेथड है ये पॉइंट हमें मिलता है। अगर इसे निकालने के लिए हम किस तरह से निकालेंगे, जिस तरह से फॉर्मूला में हम देखें E इज इक्वल Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1, जहाँ पे वो कहता है कि क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट एवरेज निकालना है तो एवरेज इस क्वांटिटी से ही हमें मिलेगा, अपॉन करेंगे या डिवाइड करेंगे P माइनस P1 अपॉन P प्लस P1, तो इससे हमें प्राइस की एवरेज हमें मिल पाती है। तो यहाँ पे Q हमें इंडिकेट करता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, P1 ओरिजिनल प्राइस और P2 न्यू प्राइस को हमें इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। तो इसके अलावा भी ये एक और भी यहाँ पे जो आर्क मेथड का जो फार्मूला है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे AE जो इलास्टिसिटी ऑफ आर्क मेथड को प्रेजेंट करता है, जो इक्वल P प्लस डेल्टा P ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन Q प्लस डेल्टा Q ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो इस तरह से भी हम आर्क मेथड की जो वैल्यू है ये वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं और इजीली ये आर्क मेथड का जो सिस्टम है ये हमें कहता है कि डिमांड कर्व पे जब प्राइस बिफोर और आफ्टर इसके बीच का जो एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा आर्क मेथड के साथ साथ, जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि किस तरह से मेजरिंग करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट आर्क मेथड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इस तरह से आज का जो लास्ट यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे माना जाता है मेजरिंग करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, उसे कहते हैं रेवेन्यू मेथड। इस मेथड को डेवलप किया गया था मिस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा और ये मेथड उन्होंने एक तीन सिचुएशन के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया, जहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू मेथड को 3 टाइप्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कंज्यूमर को बेचा हुआ जो कमोडिटी है इससे प्रोड्यूसर को मिलने वाला जो रेवेन्यू क्या मिला उसकी मेथड से यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की, जहाँ पे जॉन रॉबिन्सन यही कहती है कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस तरह से इस मेथड को एक इम्पॉर्टेंट रोल भी दिया जाता है, जिसका 3 मेथड यहाँ पे जो दिए जाते हैं। जो टोटल रेवेन्यू है ये निकालने के लिए प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी किया जाएगा और जो एवरेज रेवेन्यू है ये टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी को किया जाएगा, जिससे हमें एवरेज रेवेन्यू मिल पाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू की जो टोटल नंबर्स है उनमें से जो टोटल रेवेन्यू का एक ऐसा एडिशनल जो नंबर है उसे माइनस करेंगे तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल पाता है। इन 3 मेथड एक इम्पॉर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट देते हैं और पता चलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली किस तरह यहाँ पे मेजर की जाती है, जहाँ पे उसकी 3 मेथड से हम यहाँ पे काउंट करेंगे। यूनिटरी मेथड है या रिलेटिवली यहाँ पे इलास्टिक है या रिलेटिवली इन इलास्टिक मेथड है। अगर यूनिटरी है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को लेके यहाँ पे 1 कहा जाएगा। रिलेटिवली यहाँ पे जो इलास्टिक अगर होता है तो ये ग्रेटर देन 1 यहाँ पे कहा जाएगा। और अगर प्राइस में जो चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड अगर रिस्पांस अगर कम देता है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे लेस देन 1 होगा। तो इन 3 मेथड के साथ यहाँ पे इस टाइप को प्रेजेंट की जाती है। रेवेन्यू मेथड का जो फार्मूला है ये फार्मूला हमें यही कहता है ईडी, जो ईडी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल AR अपॉन AR माइनस MR। जो यहाँ पे AR है ये एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, अपॉन करेंगे जो AR है वही एवरेज रेवेन्यू माइनस MR जो मार्जिनल रेवेन्यू को माइनस करेंगे, जो टोटल यहाँ पे जो हमारी रेवेन्यू है एवरेज रेवेन्यू उसे और उसके साथ साथ अपॉन करेंगे डिवाइड करेंगे AR माइनस MR। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से हमें रिजल्ट मिलता है रेवेन्यू मेथड का। तो इस तरह से हम डायग्राम के साथ देखें तो डायग्राम के साथ हमें पता चलता है कि किस तरह से रेवेन्यू मेथड में हमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को किस तरह से इम्पोर्टेंट देना चाहिए। तो इस तरह से इस डायग्राम के एक्स एक्सेस पे हम देखें तो क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे हमें प्राइस मिलती है और हमारी जो प्राइस यहाँ पे
ओ ई इतनी जब मेजर की जाती है तब ये हमें हमारी क्वांटिटी ओ एम इतनी इंडिकेट की जाती है, और इस तरह से इस सिचुएशन के अंदर प्राइस और क्वांटिटी को लेके हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है ये हमें ए आर जो ए बी यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन से मिल पाती है। तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये मार्जिनल रेवेन्यू हमें ए एन इस सिचुएशन के साथ हमें मिल जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो टोटल प्राइस है हमने जो बेचा है, हम जो प्रोड्यूसर है ये प्रोड्यूसर ने जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे जो कंज्यूमर को बेचा है उससे मिलने वाला एवरेज रेवेन्यू माइनस करेंगे हम अपना मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। जो इसका जो रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट हमें मिल पाता है क्या हमारी रेवेन्यू मेथड एग्जैक्टली है। तो इस तरह से हम देखें तो रेवेन्यू मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे उसका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व यहाँ पे ए बी जो दी गई है इसका जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट पी दिया गया है, और इससे हमें पता चलेगा कि अब हमारा जो पॉइंट मेथड के साथ हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, जो सॉल्व किया जाएगा पॉइंट मेथड के ही साथ। तो पॉइंट मेथड हमें यही कहता है कि हमारा जो लोअर पोर्शन क्या है और हमारा अपर पोर्शन क्या है। इस डायग्राम के साथ हम देखें तो लोअर पोर्शन यहाँ पे जो पी बी है और अपर पोर्शन यहाँ पे पी ए यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। तो अब इस तरह से हम देखें जो दो ट्रायंगल बन जाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल पी एम बी ये सिमिलर दोनों है, और दोनों का भी रेशो अब इक्वली ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो दोनों की वैल्यू हम रखेंगे, दोनों के अपर और लोअर यहाँ पे पोर्शन को रखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल पी एम अपॉन ए ई, दोनों का जो यहाँ पे लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को यहाँ पे लिया जाएगा। इस तरह से जो ट्रायंगल दिए, दो ट्रायंगल बन पाते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए ई टी ये ग्रेटर देन है ट्रायंगल टी पी एल से। जो ट्रायंगल यहाँ पे मिल पाता है तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी जो पी एल है ये इक्वल है ए ई से। तो हम पुट करेंगे पी एल प्लेस ऑफ ए ई के साथ, तो हमें ये इक्वेशन मिल पाता है। तो अब हमें पता चलेगा कि अगर हम देखें तो उसकी अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को अगर नज़र रखते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल पी एम अपॉन ए ई, क्योंकि पी एल इज इक्वल पी एम माइनस एल एम, जहाँ पे पी एल जो है ये पी एल एवरेज रेवेन्यू है और पी एम है ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू से हम माइनस करेंगे एल एम, एल एम ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो अगर टोटल रेवेन्यू से हम मार्जिनल रेवेन्यू माइनस करेंगे तो हमें पी एल जो है एवरेज रेवेन्यू मिल पाता है। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू है हम फार्मूला के साथ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें हमारा फार्मूला यही कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल पी एम अपॉन पी एम माइनस एल एम। तो यहाँ पे पी एम ये एवरेज रेवेन्यू है, तो अपॉन के साथ हम डिवाइड करेंगे पी एम जो एवरेज रेवेन्यू माइनस एल एम, एल एम ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू से माइनस करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे पी एम एवरेज रेवेन्यू और एल एम ये मार्जिनल रेवेन्यू को ही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से फार्मूला के अंदर यहाँ पे जो पी एम उसकी वैल्यू ए आर रखे या एल एम की जगह एम आर रखे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर रखे तो इक्वेशन को लेके जो फार्मूला है ये फार्मूला यही कहता है कि अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ये पी एम अपॉन पी एम माइनस एल एम, या ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, या हम कहे ये थर्ड जो सिस्टम है ये सिस्टम के साथ ये भी कहा जाएगा कि ए एवरेज रेवेन्यू अपॉन ए माइनस एम, ए मीन्स एवरेज रेवेन्यू, एम मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। इन तीन फार्मूला के साथ हम कौन सा भी फार्मूला यूज़ करें तो हमारी वैल्यू एक ही निकल के आएगी कि हमें यही निकालना है कि टोटल रेवेन्यू के साथ साथ हमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इन तीनों को डिवाइड करने के साथ हमें रेवेन्यू मेथड यहाँ पे मिल पाता है। तो इस तरह से आज के इस पॉइंट के साथ हमने मेथड ऑफ मेजरमेंट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ हमने इस टॉपिक को भी कवर किया, जहाँ पे हमारा जो थर्ड यहाँ पे जो पार्ट बनता है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, हमारे थर्ड यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ है। आने वाले सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लास्ट
सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हम 4 जो यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स है और इस मेथड के साथ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो के साथ साथ। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।